बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है आज के व्लॉग में। सबसे पहली तो ये कि हुकूमत और अदलिया का जो मैच है वो पड़ गया है और ये जो लड़ाई है ये मज़ीद बढ़ गई है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तौहीन अदालत और अज़ खुद नोटिस एक लिया गया है और साथ ही साथ नाज़रीन एक अहम हुकूमती रहनुमा है, इनकी जो रुकनीत है वो आज मुअत्तल हुई है, एक्शन लिया गया है। ये मामला क्या है इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बड़ा ही गैर मामूली वाक़या हुआ है। ये हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, मोहसिन नकवी साहब ने एक अहम बयान दिया है जब से दुबई लीक्स सामने आई हैं और दुबई लीक्स में इनकी अहलिया का भी नाम सामने आया कि उनकी वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने वो प्रॉपर्टीज़ अपने जो गोशवारे हैं, चूँकि ये सेनेटर भी हैं तो उन गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की, तो इस पर तो इनकी जो नाअहली है वो बनती है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि मेरी अहलिया की सिर्फ दुबई में नहीं लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इससे ये जो बयान है ना, ये थोड़ा सा आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसी तरह का बयान मरीम नवाज़ ने दिया था। उन्होंने कहा जी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी कि मेरी अहलिया की सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो एक बिज़नेसमैन है, जहाँ चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें और जो है वो अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी ली है तो इसके ख़िलाफ़ जो बात है वो की जाए, लेकिन मेरा पैसा है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं जहाँ पर मर्ज़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़रीदूँ। तो मसला मोहसिन नकवी साहब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज़ ना ख़रीदें या आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप ज़रूर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें। आपके पास पैसा है, आप अपनी अहलिया के नाम पर ख़रीदते हैं प्रॉपर्टीज़, आप उनको पैसे देते हैं, वो ख़रीदती हैं, तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मामला जो है वो मनी ट्रेल का है। और जो नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के ऊपर केस था वो भी सारा केस मनी ट्रेल का था। ये नहीं था कि आपने इतनी प्रॉपर्टीज़ क्यों ले ली या आपका पैसा है आप उसको ख़र्च ना करें, तो बिल्कुल शौक़ से आप उसको ख़र्च करें, जहाँ मर्ज़ी ख़र्च करें। लेकिन मामला ये है कि जो उसकी मनी ट्रेल है वो कहाँ पर है। अब अगर आपने अपने सालाना जो इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करवाए या डिटेल्स दी जाती हैं उसमें अपनी जो अहलिया की प्रॉपर्टी है उनके नाम पर दुबई में वो ज़ाहिर नहीं की, तो ज़ाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। और सवाल फिर ये भी उठेगा कि आखिर ऐसी क्या रीज़न हुई कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ज़ाहिर नहीं की गई। क्या ये जो पैसा है वो करप्शन के ज़रिए तो नहीं पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजा गया और फिर वहाँ पर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी, क्योंकि इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको फिर बाद में छुपाया जाता है। तो ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट भी करें, ज़रूर भी प्रॉपर्टीज़ भी बनाएं, लेकिन मसला यहाँ पर मनी ट्रेल का है। मनी ट्रेल है आपके पास, आपने जो पैसा है वो कमाया कैसे है, आपने वो जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं क्या वो प्रॉपर चैनल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं। यानी कि अगर आपने पैसा दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी है, पैसा आपके पास पाकिस्तान में है, तो क्या बैंकिंग का जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू आपने पैसा अपना जो है वो दुबई में भेजा, क्योंकि वहाँ पर फिर जो टैक्स है वो भी काटा जाता है, और फिर उसके बाद आपने जो वो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जहाँ पर मर्ज़ी प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ। तो जो मनी ट्रेल है वो इम्पॉर्टेंट है, और आपसे जो सवाल भी उठ रहा है आपके ऊपर वो भी मनी ट्रेल के हवाले से उठ रहा है। तो ये जी मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया था, उस पर मैंने कहा रिस्पॉन्ड कर दूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन अदलिया और जो हुकूमत है इनमें लड़ाई बढ़ चुकी है, और लड़ाई इस तरह से बढ़ चुकी है कि फैसल वावड़ा साहब जो हैं उनकी जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लगाते हुए हंगामी तौर पर ये जो मुकदमा है वो समाअत के लिए कल ही मुकर्रर कर लिया गया है, यानी कि 17 मई को। आज 16 मई है। आज इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी हुई, डिटेल में लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर कर चुका हूँ। समाअत का पूरा अहवाल जो मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर देखा, इमरान खान साहब वहाँ पर बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, किन वजूहात या किन रिमार्क्स पर इमरान खान साहब मुस्कुराए वो सारी डिटेल में अपने लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल जी आज का दिन इंपॉर्टेंट भी था सुप्रीम कोर्ट में, एक तो इमरान खान साहब की पेशी और नैब तरमीम केस के हवाले से, और दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है जी कि जो अज़ खुद नोटिस है वो लिया जाता है फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और नैब तरमीम केस में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिल्ला जो थे उन्होंने अपने कंसर्न भी शो किए थे अटॉर्नी जनरल से। तो एक तरफ तो ये जी कि फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़ खुद नोटिस होता है, और फैसल वावड़ा ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवालात उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और सिर्फ फैसल वावड़ा नहीं बल्कि अब मज़ीद और लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। ओन चौधरी, तलाल चौधरी और मज़ीद कुछ रहनुमा हुकूमती, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
वो की है और वो बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके अगेंस्ट ही की है। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट में कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था कि तमाम फॉर्म 47 पर जो मुंतखब होने वाले हैं उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक सिलसिलों का जो आगाज़ है वो कर दिया है। बाबर सत्तार साहब के अगेंस्ट क्यों की जा रही है? क्योंकि वो डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि वो मज़ीद इंकशाफ कर रहे हैं। एक और लेटर जो उन्होंने उनका परसों सामने आया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, उन्होंने लिखा कि ऑडियो लीक्स वाले केस से मुझे कहा जा रहा है कि पीछे हटो, तो वो डटे हुए हैं। और फिर दूसरी तरफ एकदम से उनके अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो शुरू होने लग पड़ी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें या उनके ऊपर तनकीद करनी तो जब वो अपॉइंट हुए थे तब आप कहाँ पर थे, तब क्यों नहीं आपने की? अभी जब उन्होंने स्टैंड ले लिया तब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना याद आया है। बहरहाल जी, खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और अदलिया के हवाले से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस ले लिया है। और मेरे ख्याल से ये जो आज खुद नोटिस है इसमें चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब का बड़ा किरदार होगा, क्योंकि आज उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया और अटॉर्नी जनरल से सवालात पूछे। और चीफ साहब ने तो खैर, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इंटरनली चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो हैं वो काफ़ी डटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ही ये जो खुद नोटिस है वो लेना पड़ा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच होगा जो कि कल 17 मई को समाअत करेगा। और जस्टिस इरफान सादात ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये 3 रुकनी बेंच है और ये दीगर 2 जजेज़ हैं इस केस में जो कि समाअत करेंगे। 9:30 बजे समाअत की जाएगी। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से जो नोटिस है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये जी एक अहम तरीन स्टेप था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उठाया गया है। सिर्फ ना इतना ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और भी अहम स्टेप उठाया, और वो ये कि खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब खुफिया एहलकारों का क्या मामला होता था, क्योंकि मैं ख़ुद कोर्ट रिपोर्टिंग एक अरसे से कर रहा हूँ, तो जो खुफिया इदारों के एहलकार होते हैं दीगर एजेंसीज़ के नाम अगर ले लो तो IB, ISI वगैरह, तो इनके भी अपने एक नुमाइंदे होते हैं जो कि वहाँ पर अदालत में मौजूद होते हैं और जो अदालती प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो कवर कर रहे होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। कईयों से तो हमारी गपशप भी है। ज़ाहिर सी बात है आपके अगर वो साथ हैं तो जिस तरह से दीगर सहाफ़ी आपके होते हैं, दोस्त आपके कोलीग होते हैं, तो एज आ कोलीग आप उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह से जो कवरेज है वो कर रहे होते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो अपने अपने इदारों को दे रहे होते हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कदम उठाया है जी, अहम तरीन हुक्म दिया है कि खुफिया इदारों के जो एहलकार हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाएंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खुफिया इदारों से मुंसलिक एहलकारों के अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया। कमरा अदालत के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। पुलिस एहलकार ने बताया कि अदालत की हिदायत है खुफिया इदारों से मुंसलिक अफराद को कमरा अदालत में दाखिल नहीं होना दिया जाए। अच्छा, ये हेडलाइन चूँकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से लगी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन आगे कमरा अदालत में इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि हाई कोर्ट तो उसमें तो काफ़ी सारे अदालती जो कमरे हैं वो होते हैं, तो कमरों के अंदर आप नहीं जा सकते हो। अगर बाहर आप हों तो उस हद तक हुक्म नहीं है। कमरा अदालत के बाहर रह सकते हैं, लेकिन अदालत के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकते। तो अब आप खुद सोच लें कि ये जो नौबत है वो आखिर क्यों आई है। इसी वजह से आई है कि जो दबाव एक अदलिया के ऊपर आ रहा है, तो अदलिया ने रजिस्ट किया है, उस दबाव को कबूल करने से इनकार किया है, और जो हुकूमत है वो इन्हीं जजिस के ख़िलाफ़ आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ़ है। इसके अलावा एक और भी रिएक्शन सामने आया है हाई कोर्ट से, और जो दोहरी शहरियत के हवाले से फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जो उनका लेटर वगैरह था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इदारा जाती जो रिस्पॉन्स है वो किया है। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत की मुमानत नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसल वावडा के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मज़ीद कहा कि जस्टिस अतर मिल्ला ने 6 जजिस के ख़त पर आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के मामले पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बात हुई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मशावरत और गौर के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की जो मंजूरी है वो दी थी। तो बहरहाल जी ये एक रिस्पांस भी इदारा जाती सामने आ गया है। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो दूसरा लेटर है जिसमें उन्होंने अभी भी
मुदाखलत होने के हवाले से और ऑडियो लीक्स केस से पीछे हटने के हवाले से जो लेटर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को लिखा है, उस पर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई दरा जाती जो रिस्पांस है वो नहीं आया। हालांकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ तो उसमें तय हुआ था कि अब आइंदा से इस तरह से मुदाखलत हुई तो बतौर इदारा हम रिएक्शन देंगे। तो फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तो ये रिएक्शन दे दिया गया, लेकिन वो जो लेटर है उस लेटर पर जो मुदाखलत करने वाले हैं उनको कब रिस्पांस दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो खामोश कब तक रहते हैं, या जो दीगर जजेज़ हैं वो इस मामले को अब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर इसी तरह से खामोशी इख्तियार रखी गई तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के अगेंस्ट कोई मिसकंडक्ट का मामला ना खुल जाए, क्योंकि ये तजावीज़ में बात सामने आ चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि अगर कोई चीफ जस्टिस एक्शन नहीं लेता तो फिर उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का जो एक्शन है वो लिया जाए। कौमी असम्बली में आज एक वाक़या हुआ है और वो वाक़या ये हुआ है कि ज़रताज गुल को जी जो तारिक बशीर चीमा है उन्होंने कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वहाँ पर रहनुमा थे उन्होंने एहतजाज किया और रुकनीत मुअत्तल करने का कहा, और जो स्पीकर थे उन्होंने इस पर आमादगी का इजहार किया। लेकिन बाद में ये इतला सामने आई कि ज़रताज गुल साहिबा से माफ़ी मांगी है तारिक बशीर चीमा ने, और ज़रताज गुल साहिबा ने इन्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन उनकी जो रुकनीत है वो फ़िलहाल तक मुअत्तली रखी गई है। हो सकता है बाद में उनकी मुअत्तली जो है वो उनको वापस बहाल कर दिया जाए, लेकिन ये काम उन्होंने किया और बड़ा आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सवाल उठाते थे ना, ये देख लें तारिक बशीर चीमा साहब और इनका किरदार क्या है कि खातून रहनुमा है PTI की, आपकी मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह से नाज़ेबा अल्फाज आप उनके हवाले से इस्तेमाल करें, ये बड़ी गैर अखलाकी सी हरकत है। बहरहाल जी कौमी असम्बली इजलास तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल को नाज़ेबा अल्फाज कहने पर माफ़ी मांग ली। अब तारिक बशीर चीमा और अपोजिशन रुकन ज़रताज गुल में तल्ख़ कलामी हुई। ज़रताज गुल ने गाली देने का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद ऐवान में इल्ज़ाम आयद किया इधर लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है बशीर चीमा साहब ने इसी वजह से ही माफ़ी मांगी है कि उन्होंने ये काम किया है, तो यानी कि ज़रताज गुल साहिबा का जो ये इल्ज़ाम था वो दुरुस्त था। जिसके बाद ऐवान में हंगामा हो गया, अपोजिशन ने तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया, जिस पर स्पीकर ने आमादगी ज़ाहिर कर दी और बाद में खैर माफ़ी मांग ली गई है। लेकिन अभी यही है कि हो सकता है कि उनकी जो रुकनीत मुअत्तल हुई है ये भी कुछ देर रहे और बाद में जाकर फिर उनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन चलें एटलीस्ट ये एक जो अच्छा इक़दाम था वो हुआ कि इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज आप अगर असम्बली में किसी खातून के हवाले से कहते हैं तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट आपके एक अगेंस्ट जो एक्शन है वो भी होगा। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी छोटी सी खबर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर वो लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं। हालांकि नैब तरमीम केस में जो इमरान खान साहब की आज पेशी हुई है गुज़श्ता समात में तो इसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई गई, लेकिन आज इसे बराह रास्त नहीं दिखाया गया। तो सवाल तो बिल्कुल काजी साहब के ऊपर उठता है कि आखिर क्या वजह बनी कि बराह रास्त दिखाते दिखाते प्रोसीडिंग यहाँ पर आकर तो खामोशी इख्तियार कर ली गई, बेबसी इख्तियार कर ली गई और जो है वो इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखाया गया आज की प्रोसीडिंग जो थी। बहरहाल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चैनल था वो काफ़ी टाइम से बना हुआ था और 10,000 से उसके सब्सक्राइबर ऊपर नहीं जा रहे थे। आप कहें कि राउंड अबाउट कोई 10,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन सिर्फ इस चीज़ की वजह से, इस बेस पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया कि जो नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब की पेशी और लाइव प्रोसीडिंग होगी और इमरान खान साहब इस प्रोसीडिंग में आएंगे, तो इस वजह से उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा मिली कि वो सब्सक्राइबर 10,000 से बढ़कर जो लास्ट मैंने देखा था 75,000 हो गए। यानी कि कुछ घंटों के अंदर आप कहें कि 65,000 जो सब्सक्राइबर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए और लोगों ने इस बेस पर उन्हें सब्सक्राइब कर लिया कि जैसा ही वो लाइव हो, इमरान खान आए, हमें नोटिफिकेशन आए और हम इमरान खान को देखें। और अगर इमरान खान साहब को आज दिखा दिया जाता, लाइव समात की जाती, तो ये जो मामला था वो फिर लाखों से भी टपना था। तो ये एक मामूली सी डेवलपमेंट हुई है, मामूली सा एक वाक़या हुआ है जिससे ये बात साबित होती है कि इमरान खान कितने पॉपुलर हैं। और वो लोग जो इमरान खान साहब आज चूँकि बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसके जो फ्रंट 2 बटन्स थे वो ओपन थे, तो उस पर लोग एतराज़ उठा रहे थे जो मुखालफीन है कि इमरान खान साहब देखें कैसे बैठे, उनके दोनों बटन जो है वो ओपन है। तो जब आप खुफिया मुलाकातें करते हैं या डिगी में, वो जो शेख रशीद साहब ने या किसी ने कहा था कि डिगी में आप किसी गेट के सामने जाते हैं या उस डिगी में बैठकर आप अंदर जाते हैं,
तो वो जो मुलाकातें हैं उससे किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब के बटन क्यों खुले हुए थे, ये एतराज़ आज इन्होंने उठाया। लेकिन इनके इस किस्म के जो एतराज़ हैं इनके ऊपर बुरा मानने की कोई बात नहीं है। कोई एतराज़ करे तो उसको सिर्फ इतना ही बता दो कि देख लो जी 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और सिर्फ इस अभी अबहाम था, कन्फर्म भी नहीं था कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और लाइव प्रोसीडिंग चलेगी। कोई 70,000 के करीब लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो इमरान खान आएगा, अगर दिखाया जाता तो ये बात लाखों तक पहुंचनी थी। तो ये पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, और इसके बाद हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है। जितना ये इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाते हैं उतना ही हर जगह पर इमरान खान है। आज भी टीवी के ऊपर इमरान खान ही है। बानी पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई, इस नाम से इमरान खान साहब को चलाया जाता है। तो ये जो हैं वो अगर इमरान खान के हवाले से कोई ख़बर ना चलाएं तो मीडिया के पास कुछ है ही नहीं चलाने को, और मेरे ख्याल से कोई देखेगा भी नहीं मीडिया को। तो बहरहाल जी, ये कुछ आज की हम 3 तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।